आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के दौरान हम लोग करेंगे 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली खबर भारतीय थल सेना के मेन बैटल टैंक T-90s को लेकर है। भारतीय थल सेना की तरफ से मेन बैटल टैंक T-90 को एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस करने की कोशिश शुरू की गई है। फिलहाल के लिए भारतीय थल सेना के 818 मेन बैटल टैंक T-90s को यानी कि 818 टैंक्स को इस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस किया जाएगा और बाद में दूसरे मेन बैटल टैंक्स को भी इस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस किया जाएगा। यानी कि शुरुआत केवल T-90 से की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में मेन बैटल टैंक अर्जुन और शायद T-72s के कुछ यूनिट्स को भी ये एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा। जब भी हम लोग एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स की बात करते हैं तो ये एक तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम होते हैं जहां पर रेडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स और काउंटर मेजर सिस्टम्स एक साथ मिलकर काम करते हैं और टैंक्स को अलग अलग तरीके के थ्रेट से बचाते हैं। इस तरीके के सिस्टम्स आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं। पहले सॉफ्ट किल सिस्टम्स और दूसरे हार्ड किल सिस्टम्स। सॉफ्ट किल सिस्टम्स आ रहे थ्रेट को भटका देते हैं, जिसके वजह से वो टारगेट के ऊपर आकर नहीं लगते हैं और टारगेट इनसे बच जाता है। वहीं हार्ड किल सिस्टम्स के केस में आ रहे प्रोजेक्टाइल के ऊपर दूसरे प्रोजेक्टाइल्स को फायर किया जाता है, जो इस एनिमी प्रोजेक्टाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है और टैंक को इस प्रोजेक्टाइल से बचा लेता है। अगर भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो भारतीय थल सेना को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के खिलाफ लगभग 90% की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, हीट शेल के खिलाफ लगभग 70% की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, वहीं आरपीजीज के खिलाफ भी लगभग 90% की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। फिलहाल के लिए इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी पेनिट्रेटर यानी कि APF-SDS को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता नहीं मांगी गई है। हालांकि ये कहा गया है कि इस सिस्टम में वो क्षमता होनी चाहिए कि आने वाले समय में इसको अपग्रेड करके APF-SDS के खिलाफ भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा सके। ऐसा नहीं है कि भारतीय थल सेना की तरफ से ये पहली बार ऐसी कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी भारतीय थल सेना की तरफ से अपने मेन बैटल टैंक्स को एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस करने की कोशिश की गई थी। इस कोशिश के दौरान भारतीय थल सेना ने 2 वेंडर्स को शॉर्टलिस्ट किया था। पहला सिस्टम था इजराइल का ट्रॉफी। यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि इजराइल का ट्रॉफी इस समय दुनिया का इकलौता कॉम्बैट प्रूवन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मेन बैटल टैंक्स के ऊपर भी माउंट किया जा रहा है। वहीं जो दूसरा सिस्टम इस कंपटीशन में आया था वो था रशियन अरीना। अरीना भी एक काफी ज्यादा केपेबल सिस्टम है। हालांकि रशिया की तरफ से एक और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है और ये एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम उनके मेन बैटल टैंक T-14 आर्माटा के लिए बनाया जा रहा है। इस सिस्टम को कहा जाता है एफगानेट। वहीं कंपटीशन के दौरान जब भारतीय थल सेना ने अरीना और ट्रॉफी को इवैल्यूएट करना शुरू किया था तो कहीं ना कहीं रशिया को ये चीज पता चल गई थी कि भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट ट्रॉफी से मीट की जा सकती है। अरीना कहीं ना कहीं वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से रशिया की तरफ से इस कंपटीशन से विड्रॉ कर लिया गया, जिसके बाद भारत में एक सिंगल वेंडर सिचुएशन क्रिएट हो गई और भारतीय थल सेना ट्रॉफी नहीं खरीद पाई। हालांकि अब ये जो रिक्वायरमेंट है वो मेक इन इंडिया के तहत खोली गई है और यहाँ पर वेंडर्स अपने पार्टनर्स के साथ में अपने सिस्टम्स भारतीय थल सेना को प्रेजेंट करेंगे, जिसके बाद भारतीय थल सेना इन सिस्टम्स को शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्टेड वेंडर को भारतीय थल सेना की तरफ से एक मेन बैटल टैंक T-90 दिया जाएगा। साथ ही भारतीय थल सेना उनको क्रू भी देगी और उसके बाद इन सभी सिस्टम्स के कंपैरेटिव ट्रायल्स होंगे। इन सभी सिस्टम्स में से जो सिस्टम भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट को पूर्ण करेगा और सबसे सस्ता होगा वही सिस्टम भारतीय थल सेना अक्वायर करेगी। ये चीज मोर और लेस क्लियर है कि इजराइल की तरफ से ट्रॉफी एक कंटेंडर होने वाला है और मोस्ट लाइकली वो कल्याणी सिस्टम्स के साथ में मिलकर इस सिस्टम को भारत में बनाने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि अरीना कहीं ना कहीं भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट को पूर्ण नहीं करता है और अफगानेट को रशिया की तरफ से स्टैंड अलोन तरीके से ऑफर नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं रशिया में एक फीलिंग थी कि भारतीय थल सेना T-14 आर्माटा अक्वायर करेगी, लेकिन ये चीज होती हुई नहीं दिख रही है और जितना बड़ा ऑर्डर इन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स को लेकर है, रशिया इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। वहीं अगर बात की जाए DRDO के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की तो DRDO ने भी अपना एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम बना लिया है। कुछ समय पहले इस सिस्टम के प्रोटोटाइप को भी टेस्ट किया गया था। DRDO का एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों कैपेबिलिटी से लैस होगा और इसी वजह से देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय थल सेना इनमें से कौन सा एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम अपने मेन बैटल टैंक T-90 के साथ में इंटीग्रेट करती है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के ऊपर काम किया जाना। मॉडर्न एरा में सभी मेन बैटल टैंक्स के ऊपर एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होना चाहिए और अब भारतीय थल सेना की तरफ से बिल्कुल सही डायरेक्शन में सही काम किया जा रहा है।
अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट को लेकर। कुछ दिनों पहले कोरिया टाइम्स की तरफ से एक न्यूज निकल कर आई थी कि मलेशियन रिक्वायरमेंट के लिए JF-17 थंडर और FA-50 को शॉर्टलिस्ट किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस रिक्वायरमेंट के लिए भारतीय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी एक कंटेंडर है। और जैसे ही कोरिया टाइम्स का यह आर्टिकल पब्लिक डोमेन में आया, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने, यूट्यूब चैनल्स ने और सोशल मीडिया पोस्ट पर मलेशियन कंपटीशन से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को बाहर बता दिया था। लेकिन अब कोरिया टाइम्स की तरफ से इस आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया है। यानी कि उन लोगों ने एक चीज एक्सेप्ट कर ली है कि कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। और क्योंकि आने वाले समय में मलेशियन टीम भारत आने वाली है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के इवैल्यूएशन के लिए, तो ये शॉर्टलिस्टिंग वाली बात पूरी तरीके से गलत थी। कोरिया टाइम्स की तरफ से आर्टिकल को डिलीट करने वाली बात हम लोगों ने सबसे पहले ट्विटर पर ब्रेक की थी। आप इस ट्वीट को अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन इस ट्वीट के साथ में हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस आए थे। ये क्वेश्चंस थे भारतीय तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को लेकर। बहुत लोगों का कहना है कि भारत अभी भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट ही पूर्ण नहीं कर पा रहा है। ऐसे में क्या भारत एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ले सकता है? देखिए, यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है। प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हमेशा ऑर्डर के बाद बनाई जाती हैं और यहाँ पर अभी भारत के पास में 16 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। और अगर किरण हैंगर और नासिक लाइन को इंक्लूड किया जाए तो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी 32 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक ले जाई जा सकती है। वहीं अगर मलेशिया की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो उनको शुरुआती दौर में 8 एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है और माना जा रहा है कि ये रिक्वायरमेंट बढ़कर 24 एयरक्राफ्ट तक जा सकती है। और आमतौर पर जब फाइटर जेट्स ऑर्डर किए जाते हैं तो इनकी डिलीवरी उसी साल शुरू नहीं होती है। जैसे कि भारतीय रफाल के केसेस में डील साइनिंग के बाद में भारतीय वायुसेना को अपना पहला रफाल 36 महीनों के बाद में मिला था, यानी कि पूरे 3 साल के बाद में। और इसी रैशनल के साथ में अगर मलेशियन ऑर्डर को हम लोग देखते हैं तो अगले साल से Su-30 MKI वाली लाइन जो कि नासिक में है वो पूरी तरीके से खाली हो जाएगी और 24 एयरक्राफ्ट वहां से केवल 2 साल के अंदर निकाले जा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि अगर HAL मलेशिया को ये एयरक्राफ्ट ऑफर कर रहा है तो उनके ऑफर में ऑलरेडी इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट, प्राइसिंग और डिलीवरी शेड्यूल को लेकर डिटेल्स पहले से ही मलेशिया को दी गई होंगी। ये एक टिपिकल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है और इन सब चीजों को लेकर जो हम लोग बात कर रहे हैं ये चीजें ऑलरेडी वहां पर कंसिडर की जा चुकी हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे विश्लेषण की। ट्यूसडे को हम लोगों ने एक विश्लेषण किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को F-16 क्लियर किए गए हैं। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान के लोगों की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये काफी ज्यादा पुरानी न्यूज है, ये चीज साल 2016 में हुई थी। देखिए, यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं। पहली, हम लोगों ने एक खबर का विश्लेषण किया था, हम लोगों ने आपको खबर नहीं दी थी। दूसरी चीज, ये नोटिफिकेशन साल 2016 की नहीं है, ये नोटिफिकेशन साल 2021 की ही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से इसी साल जनवरी में F-16 को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था और इसी नोटिफिकेशन के बेसिस पर 3 या 4 दिन पहले मनी कंट्रोल की तरफ से एक न्यूज पीस किया गया था जिसको बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने और फेसबुक कम्युनिटीज ने पोस्ट किया था। इसी न्यूज को लेकर ट्विटर पर हम लोगों को कई सारे क्वेश्चंस आए थे जिनको हम लोगों ने इस विश्लेषण में आंसर किया था। अभी आप अपनी स्क्रीन पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का नाम बहुत सारे कंट्रीज के साथ में मेंशन किया गया है। ये जनवरी 2021 की रिलीज है और इस रिलीज में आप भारत का नाम भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है, जिस फाइटर जेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो F-16 ब्लॉक 52 है जो कि एक 4th जनरेशन फाइटर जेट है। F-16 ब्लॉक 52 जो टॉप एंड F-16s हैं उतने ज्यादा केपेबल नहीं हैं और ऐसे में अगर पाकिस्तान को ये F-16s मिलते भी हैं तो इससे भारत के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पिछले वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स देख सकते हैं और इस वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स अगले वीडियो में डिस्प्ले की जाएंगी।